आइए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131 कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या जाती है। स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म द हाईएस्ट परसेंटेज टू लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मेमोरी। यानी कि भाई स्मृति की आपको हाईएस्ट परसेंटेज से लोअर परसेंटेज की तरफ लगानी है। रिटेंशन एज पर एडगर डेल को। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये स्टूडेंट आपका एक मॉडल भी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये नवाचार का इनका एक मॉडल है स्टूडेंट, एडगर डेल ने दिया है। इसमें स्टूडेंट इन्होंने बताया है कि क्लासेस इन्होंने बांटी हैं, तो इन्होंने अपने पूरे मॉडल में ये एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो लोग उसे किस किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस के बेसिस पे इन्होंने लोगों को कैटेगराइज किया है। जैसे कि किस तरह से कैटेगराइज किया है स्टूडेंट, कुछ को इन्होंने बताया है स्टूडेंट, इन्होंने इनोवेटर्स बताए हैं। कुछ को इन्होंने बताया है स्टूडेंट की अर्ली मेजोरिटी है। कुछ को लेट मेजोरिटी बताया है। कुछ को स्टूडेंट अर्ली अडॉप्टर्स बताया है। कुछ को आपके लेट मेजोरिटी बताया है, लेट अडॉप्टर्स बताया है। एंड कुछ को इन्होंने लिजार्ड्स बताया है। तो इस तरह से स्टूडेंट इन्होंने क्या किया है, आपका इस मॉडल को बनाया है। और मॉडल में स्टूडेंट इन्होंने जो बात कही है वो वही पॉइंट पे कही है कि जैसे जैसे लोग आपके चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस तरह से उन्होंने उन्हें कैटेगरी में बांटा है। ठीक है स्टूडेंट। और इनका मानना ये है कि जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, लेट मेजोरिटी होती है, एंड आपके जो हम कहते हैं ना, आपके जो अडॉप्टर्स हैं जो बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, उसके परसेंटेज इनके मॉडल में सबसे ज़्यादा देखी। ठीक है। और सबसे कम परसेंटेज देखी गई है स्टूडेंट इनोवेटर्स की, कि ऐसे लोग जो एकदम से कुछ नया करते हैं और एक नए चेंज एकदम अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों की परसेंटेज इनके मॉडल में सबसे कम देखी गई। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? डिजाइन कोलेबोरेटिव लेसन्स, स्टिमुलेट, एंड आपका नेक्स्ट है वॉच अ डेमोस्ट्रेशन, वॉच वीडियोस एंड रीड। तो स्टूडेंट इनका जो ये मेमोरी की रिटेंशन है उसके आधार पे आपको हाईएस्ट परसेंटेज से लोअर परसेंटेज की तरफ लगाना है कि अगर ये जो एक्टिविटीज यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट, एडगर डेल के अनुभवों के शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के निम्नलिखित में से उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतम प्रतिशत तक को व्यवस्थित कीजिए। तो उच्चतम से लेकर निम्नतम की तरफ कैसे जाएगा आपका, अगर आप कोई चीज याद रखेंगे, स्मृति में बिठाएंगे अपनी, तो वो आपको बताना है कि सीक्वेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह से इसे क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सहयोगात्मक सबक का अभिकल्पन बनाना, मिथ्याभास करना यानी कि सिमुलेट करना, प्रदर्शन दिखाना, वीडियो दिखाना एंड पठन करना। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट? सिमुलेट करना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, मिथ्याभास करना। ठीक है। सेकंड पॉइंट बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का सहयोगात्मक सबक का अभिकल्पन बनाना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट आपका प्रदर्शन देखना। ठीक। देन आपका बनेगा स्टूडेंट वीडियो देखना, सो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। एंड फिफ्थ हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे पठन। तो ये जाएगा आपका आंसर। इस आधार पे इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट, उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतम प्रतिशत, कहाँ पे सबसे ज्यादा है और वहां से आपका निम्नतम की ओर आपको लेके जाना है। ठीक है। तो अगर हम याद रखने की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, तो अगर कोई इंसान किसी चीज को पढ़ रहा है तो वो सबसे कम उसे याद रख पाएगा। क्यों रख पाएगा स्टूडेंट? कि वो सिर्फ उसको रीड कर रहा है ना, वो सिर्फ उसे देख रहा है और पढ़ रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। जितने ज्यादा आपके सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं, उतनी ज्यादा आप चीजों को याद रख पाते हैं। अगर आप किसी देखेंगे, देखने के साथ साथ सुनेंगे, सुनने के साथ साथ बोलेंगे, बोलने के साथ साथ खुद से भी परफॉर्म करके देखेंगे, तो आप शायद ज्यादा चीजों को रिटेंड कर पाते हैं। तो इस हिसाब से आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसके फॉर्मुलेशन के स्टेप्स को आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब संचार प्रक्रिया को अगर आपको क्या करना है, शुरू करना है, तो फॉर्मुलेशन आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप्स जो हैं उन्हें आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी, evaluation of effectiveness and selection of communication method and media, analysis of audience and designing message, formation of communication। अब एक क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हम हिंदी में भी देख लेते हैं, एक सेकंड। चलिए, हिंदी में हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर आपका क्या जाएगा।
तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों का एक बार आप देख लीजिए हिंदी में कि किसी संप्रेषण रणनीति के निर्माण में चरणों को व्यवस्थित किया। संप्रेषण गतिविधियों का नियोजन, प्रभावशीलता का मूल्यांकन, संप्रेषण विधियों और मीडिया का चयन या मीडिया का चयन, श्रोता दर्शकों ऑडियंस का विश्लेषण, संदेशों की अभिकल्पना बनाना, संप्रेषण लक्ष्यों का निरूपण करना। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? अब एक तरफ उस पे निगाह डाल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टूडेंट हम ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी बनानी है तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उस ऑडियंस के बारे में एनालिसिस कर लीजिएगा जिसके लिए आपको वो स्ट्रेटजी बनानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात स्टूडेंट, आपका फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल्स, आपको भाई पहले लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बाकी काम कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया। अब आपको ऑडियंस मिल गई, आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, अब आप कम्युनिकेशन यानी कि संचार का जो मेथड है, जो आप क्या अपनाने वाले हैं, तरीका अपनाने वाले हैं, और मीडिया कि आप किस तरह का संचार करेंगे, किस तरह से मैसेज को स्प्रेड करेंगे, आप उसके बारे में ढूंढेंगे। और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट आप लोग, डिजाइनिंग मैसेज, अब आप अपने संदेश को तैयार करेंगे। ठीक है, आपका फिर जाएगा प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी। अब आप एक ऐसी एक्टिविटी प्लान करोगे जहां पे आप उस मैसेज को ट्रांसफर कर सको। और उसके बाद क्या किया जाएगा स्टूडेंट, इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि बारी आ जाएगी फीडबैक की कि आखिर आपका जो मैसेज था, जो आपने मैसेज ट्रांसफर किया है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ है, में कितनी प्रभावशीलता आई है, लोगों को कितनी चीजें समझ में आई हैं, और उनका आउटपुट आखिर क्या है, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, वो क्या प्रतिपुष्टि कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, उनके व्यूज क्या हैं आपके कम्युनिकेशन के। सो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है द सिक्वेंशनल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लिक्विड सबमिटिंग रेटिंग स्केल्स आर। आपको बताना है कि जो एक लिक्विड स्केल होता है स्टूडेंट, आपको बता दूं कि रिसर्च में एक स्केल होता है जिसे लिक्विड स्केल के नाम से जाना जाता है। इसको स्टूडेंट जनरली हम 5 पॉइंटर स्केल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपकी 5 तक रेटिंग होती है। आप किसी भी, जैसे मान लीजिए गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से आप कैटेगरी बांट देते हो और उनके मार्क्स रख देते हो 1 2 3 4 5। इस तरह से आपका एक लिक्विड स्केल बनता है, 5 पॉइंटर स्केल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपको लिक्विड सबमिटेड रेटिंग स्केल को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या सीक्वेंस अपनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये रिसर्च में यूज होता है स्टूडेंट, बाकी जगह पे भी हम इसको यूज करते हैं जब हमें कोई ना कोई अपने डेटा को एनालिसिस करना होता है, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट, मदों का निर्माण करना, ये आपका सबसे पहला ऑप्शन बनेगा। दूसरा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट विशेषज्ञों द्वारा मदों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे लघु प्रतिदर्श पर प्रयोग परीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, मद आइटम विश्लेषण करना। सो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया आप लोगों का, एंड द लास्ट वन इज विश्वसनीयता आकलन करना। तो ये आप लोगों का फिफ्थ पॉइंट हो गया, एंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार आपको और समझाती हूँ और डिटेल में बताती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हम कोई भी स्केल बना रहे हो, यहाँ तो लिक्विड स्केल की बात चल रही है, हम इसके अलावा कोई भी स्केल बना रहे हैं अगर स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम। आप पहले अपने आइटम को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इवेल्युएशन ऑफ आइटम बाय एक्सपर्ट। मैंने कोई चीज तैयार की है तो मैं उसे फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले उन एक्सपर्ट्स को दिखाऊंगी जिन्हें मुझे लगता है कि ये उसके हैं, और शायद ये उस चीज को बेटर जज कर पाएंगे कि मैं उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन को गलत करूं, उससे बेहतर है कि कोई और उसे एक बार चेक कर ले। ठीक है, देन ट्रायल टेस्ट ऑन अ स्मॉल सैंपल। हम क्वेश्चन एयर बनाते हैं तभी भी तो उसको टेस्ट करते हैं ना, हम एक साथ जिन लोगों पे टेस्ट करना है उन पे डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले एक प्री टेस्टिंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी जो टेस्ट बनेगा उसकी भी प्री टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या किया, बनाया, एनालिसिस कराया आपने उन लोगों से जो कि आपको लगता है, इवेल्युएशन आपने उनसे करा लिया जो आपको लगता है एक्सपर्ट है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो एक छोटे से सैंपल पे टेस्ट करके देखेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि कोई एरर तो नहीं है, और है तो आप उसे पहले ही क्लियर कर ले। ठीक है, देन आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम। आप उसके बाद आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सॉरी, उसके बाद आपको करना होगा आइटम एनालिसिस। अब स्टूडेंट आप खुद एनालिसिस करोगे, जब आप उसे एक छोटे से ग्रुप पे अप्लाई कर लोगे तो खुद उसको एनालिसिस करोगे कि भाई कोई कमी तो नहीं है, लोगों को ठीक से समझ में आया, या हमने जो चाहा था वही परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा। देन लास्ट हो जाएगा रिलायबिलिटी एस्टिमेशन।
आप ये देखेंगे कि अगर मैं सेम इससे बार बार क्या करना चाहूँ, रिजल्ट चेक करना चाहूँ, तो क्या ये सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, यानी कि रिपीटेबिलिटी है या नहीं है, मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। या अगर मैं विश्वास कर सकती होंगी तभी स्टूडेंट मैं उसे फाइनल पॉपुलेशन पे अप्लाई करूंगी, यानी कि उन लोगों पे अप्लाई करूंगी जिन पे मैं करना चाहती हूँ, बड़े सैंपल पे, छोटे सैंपल्स पे, जिस पे भी करना चाहती हूँ। तो उस सैंपल पे अप्लाई करने से पहले जो मेरी स्टडी का हिस्सा है, उससे पहले प्री टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों पे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा। द सिक्वेंशनल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन एयर, अभी मैंने कहा था ना क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन आपका रिसर्च में जरूर आता है, और रिसर्च अब आपके पेपर में बहुत ज्यादा आ रही है, तो अब आप खुद देख पा रहे हो कि पेपर 2 में लगभग 10 क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आ चुके हैं। तो भाई रिसर्च को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कर देना, चाहे तो पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करनी हो, चाहे अपना सपना पूरा करना हो कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कुछ भी करना हो, रिसर्च तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो भी बच्चों को डेजर्टेशन तो बनवानी ही पड़ेगी। रिसर्च की नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो हर एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है। द सिक्वेंशनल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन एयर आर ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस, constructing questions, identify the constructs and deciding format of questions, writing instruction for respondents। ये आप लोगों के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एक बार जरा हम क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और समझते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रश्नावली को बनाने के क्रमानुसार चरण क्या हो सकते हैं। प्रश्नों को व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध करना, प्रश्नों को बनाना, निर्माण को कंस्ट्रक्ट की पहचान करना, प्रश्नों के प्रारूप को तय करना, उत्तरदाताओं रिस्पोंडेंट को निर्देशों को लिखना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब सबसे पहले क्या करते हो, अब खुद देखो। सबसे पहले एक इंसान क्या करता है, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट, उसे ये देखना है कि भाई मेरे जो रिस्पोंडेंट हैं वो कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को वो समझ पाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों का क्या करता है पर्सन स्टूडेंट एनालिसिस करता है। देन क्या होगा, डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, आपने आइटम सेलेक्ट कर लिए अपने माइंड में कि ठीक है मैं ये चीज़ें इंक्लूड करूंगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है। तो अब उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड करोगे। सो ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। आपने क्वेश्चन का एक रफ आइडिया ले लिया, अब आपने उनका फॉर्मेट भी सोच लिया कि मैं क्वेश्चन को फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन में रखूंगी। दूसरी बात, अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन। तो मैंने एक फॉर्मेट अपने माइंड में सेट किया है, अब मैं क्वेश्चंस को उसी फॉर्मेट पे प्रॉपरली बनाना शुरू कर दूंगी। तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट। देन मैं क्या करूंगी, ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन, मैंने सब सोच लिया, मैंने एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया, पैटर्न डिसाइड कर लिया। अब स्टूडेंट में क्या करूंगी, मैंने क्वेश्चंस को स्टूडेंट बना भी लिया, अब मैं ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग करूंगी कि भाई मुझे किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन रखना है, पहले कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, सिंपल पूछने हैं, मॉडरेट पूछने हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछने हैं, मैं वो डिसाइड करूँ। एंड द लास्ट वन इज राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पोंडेंट, जिन लोगों से मैं क्वेश्चन भरवा रही हूँ उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी ना, कि क्वेश्चन को इस तरह से भरिएगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। तो आपको ये गाइडलाइंस तैयार करनी पड़ेगी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सामने दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझ लीजिए एक बार। पावर्टी इज अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, पावर्टी कंट्रीब्यूट अंडर न्यूट्रिशन बाय एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हाउसिंग एंड लिविंग एनवायरमेंट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आप लोगों का असर्शन, ठीक है, कारण अभिकथन वाला क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन अच्छे से देखो, हिंदी में पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या है, निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है। ठीक है, निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ खाद्य वस्तुओं एवं पोषण सुरक्षा एवं आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर अल्प पोषण में योगदान देती। भाई देखो ये बात कहीं ना कहीं सच है, अगर निर्धनता होगी तो बच्चे को क्या हो पाएगा स्टूडेंट, आप बच्चे के लिए भोज्य पदार्थों की उचित व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जो कि उसकी आयु के अनुसार जरूरी है। तो ये बात तो सच है।
अगर निर्धनता है तो पोषण की कमी रहेगी, क्योंकि धन की कमी रहेगी। धन की कमी तो पोषण की कमी, पोषण की कमी तो फिर आपकी कार्य क्षमता में कमी, आपके शरीर की प्रतिरक्षा में कमी, और उसके बाद आपके अंदर संक्रमण को बढ़ने का खतरा और ज्यादा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज्यादा ही रहेगा ना, संक्रमण ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर को घेरेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ खाद्य वस्तु एवं पोषण सुरक्षा, आवासीय और रहने के वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब निर्धनता होगी स्टूडेंट तो संक्रमण भी बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कम हो जाएगी, है ना, पोषण की सुरक्षा हो नहीं पाएगी। आप देखोगे तो आपका रहन सहन का स्तर भी गड़बड़ा जाएगा, घर भी हो सकता है हो या ना हो, वातावरण पे भी आसपास में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका वही माहौल हो जाएगा, उसी तरह के आपके लोग आसपास होंगे, तो आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी अल्प पोषण में क्या देता है, योगदान देता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, दोनों में रिलेशन देखना है। असर्शन रीजन में हमेशा रिलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एन असर्शन एंड द अदर इज क्या है स्टूडेंट, रीजन है। तो ध्यान से देखिएगा, when dispersed dyes are applied to polyester at low temperatures, carries are required to bring about penetration of the dye molecules into the fiber. रीजन है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कैरीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार हिंदी में। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी पॉलिएस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स रंजकों डाइस का प्रयोग किया जाता है तो रेशों में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। उच्च दाब और उच्च ताप वाहकों की आवश्यकता समाप्त कर देते हैं। उपयुक्त कथनों में आपके आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोगों के ये डिस्पर्स रंजक होते हैं, डिस्पर्स डाई होती है, ये एक तरीके की स्टूडेंट कैसी डाई है, आपकी वाटर इनसॉल्युबल डाई है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके की वाटर इनसॉल्युबल डाई है स्टूडेंट, जो कि ज्यादातर किसके लिए उपयोगी मानी जाती है, इसको ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने आपके संश्लेषित रेशे होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं, उनके लिए इसको स्टूडेंट क्या किया जाता है, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जल में ये आसानी से नहीं घुलती है। जितने भी आपके हाइड्रोफोबिक फाइबर होते हैं, अब आप सोचोगे मैम व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, स्टूडेंट आपके दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो स्टूडेंट जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो आपके जनरली कौन से होंगे, जो आपके नेचुरल फाइबर है। एंड जो आपके हाइड्रो कौन से हैं स्टूडेंट, फोबिक हैं, ये वो होंगे जो कि पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि आपके मैनमेड फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये पानी को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर पॉलिएस्टर के कपड़े पे आपको डिस्पर्स डाई का प्रयोग करना है, तो जिससे कि कलर अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, आपको कैरीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये कैरीज क्या है स्टूडेंट, आपके कैरियर्स या कैरीज कुछ भी कह सकते हैं आप, जो भेदन लिखा है कि भेदन के लिए वाहकों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके जो कैरियर होते हैं ना उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपकी ये डाई है ये वाटर इंसॉल्युबल है, इसे अगर कपड़े में पेनिट्रेट कराना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, हीट की जरूरत पड़ेगी, और आपके बहुत ज्यादा ताप के साथ साथ दाब की जरूरत पड़ेगी। अगर ये दोनों चीजें हैं, ताप भी है और दाब भी है, तब आपको किसी वाहक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर ताप और दाब में से कोई भी एक मिसिंग है स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर हाई की जगह लो है, तो ये कलर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिएगा, longer outside walls should run in a east-west direction and shorter one in north-south direction. This cause minimum wall area to expose to the direct sun rays and that cause less absorption and radiation of heat. क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर दीवारें अधिक अधिक लंबी हैं तो उन्हें कहाँ होना चाहिए स्टूडेंट, अधिक लंबी दीवारें आपकी बाहरी दीवारें होनी चाहिए, जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, और छोटी दीवारें स्टूडेंट उत्तर और दक्षिण दिशा में होनी चाहिए।
ऐसा क्यों कहा गया है? इससे दीवार का न्यूनतम क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणों में सामने पड़ता है और इस प्रकार ताप का अवशोषण और विकिरण कम होता है। अगर आपकी स्टूडेंट जो लंबी दीवारें हैं वो पूर्व और पश्चिम दिशा में होंगी तो क्या होगा स्टूडेंट, जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो सीधे दीवार से रुक जाएगी और घर के अंदर टेम्परेचर हाई नहीं होगा। ठीक है, और इससे क्या बना रहेगा, एक मिनिमम टेम्परेचर घर के अंदर बना रहेगा, ठंडक बनी रहेगी, गर्मी आपकी उत्पन्न नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, ए डॉक्टर डेवलप्स अ वैक्सीन with an intent of preventing future spread of infection but it harm people. This cannot be considered as an aggressive act. An important aspect of aggressive behavior is the intention underlying the आपका active behaviors. Not all behavior resulting in a harm are considered aggression. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हिंदी में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि एक डॉक्टर भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए, एक डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या चाहता है स्टूडेंट, एक डॉक्टर ये चाहता है कि भविष्य में जो संक्रमण हो रहे हैं या हो सकते हैं तो उनको रोकने के लिए हमें वैक्सीन क्या करनी है, डेवलप करनी है, किंतु उससे लोगों को हानि पहुंचती है। ठीक है, उस वैक्सीन से लोगों को कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, यह एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि आप इसे आक्रामक व्यवहार नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता। ठीक है, अगर उसने एक वैक्सीन बनाई संक्रमण को रोकने के लिए और उससे लोगों को हानि पहुंच गई तो ये एक आक्रामक व्यवहार स्टूडेंट नहीं है, ये कहता है। आक्रामक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिकर्ताओं में सन्निहित इरादा है। अगर आक्रामक व्यवहार आप किसी को कंसिडर कर रहे हो तो इसका मतलब यह कि उसकी इंटेंशन गलत है, तब व्यवहार आक्रामक हो सकता है। हानि पहुंचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं माने जाते, क्योंकि अगर किसी इंसान की इंटेंशन हानि पहुंचाना नहीं है तो आप उस व्यवहार को क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट, आक्रामक नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डॉक्टर ने वैक्सीन क्यों बनाई? जिससे इन्फेक्शन को रोक सके। अब उससे स्टूडेंट लोगों को अगर थोड़ी बहुत हानि हो गई तो ये उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो बेटर के लिए चाहता था ना। तो अगर ऐसा हो गया तो आप उसके व्यवहार को आक्रामक कंसीडर नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पस। क्वेश्चन क्या कहता है भाई एंड रीजन क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट, दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बट नॉट आइडियाज एंड मैसेज। अब क्वेश्चन को स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखते हैं, हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। भाई अगर सार्वजनिक सेवा की बात चल रही है और विकास की बात चल रही है और ऐसे विज्ञापन है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेवलपमेंट में तो सहायक होंगे ही होंगे, क्योंकि जब वो सार्वजनिक मतलब सबका भला, सबकी सेवा, और विकास मतलब संपूर्ण आप क्या कर रहे हो, लोगों का विकास की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे विकास के उद्देश्यों को पूरा करने वाली रहती है ऐसी आपकी एडवर्टाइजमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट, कि वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। ये जो आपके इस तरह के विज्ञापन है ये विचारों और संदेशों के लिए नहीं है, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए और लोगों के थॉट प्रोसेस के लिए नहीं है। इनको सिर्फ मतलब किस चीज से है, बिक्री से है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का जो एक करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ऑप्शन का यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है रिसर्च का, अगेन रिसर्च, भाई रिसर्च को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को और अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है रिपीटेड मेजर्स अनोवा permits the researcher to determine the significance of mean differences on the same subject over repeated आपका trials, and repeated measures ANOVA is not used in testing design where subject are measured before, during and after the treatment। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। अब देखो एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपकी ये अनोवा होती है, ठीक है, अनोवा का आप इस्तेमाल जब करते हैं ना तो आपके जो टू ग्रुप होते हैं, यानी कि टू आपके ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उनके मीन का डिफरेंसेस जानने के लिए आप करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद में बता रहा है आंसर, कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि रिपीटेड मीजर अनोवा को
आप रिपीटेड मेजर्स आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अनोवा परमिट्स द रिसर्चर टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। मैंने भी बोला ना, टू ग्रुप के सिग्निफिकेंस को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप अनोवा का इस्तेमाल करते हो। मीन डिफरेंस को आपको क्या करना है स्टूडेंट, मेजर करना है, तो अनोवा ही तो इस्तेमाल होगा ना। आपका टू डिफरेंस, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, टू डिफरेंट ग्रुप हैं, मीन को चेक करना है, मीन का डिफरेंस चेक करना है, तो मीन का डिफरेंस चेक करोगे स्टूडेंट तो अनोवा ही काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम सब्जेक्ट ओवर रिपीटेड ट्रायल, सब्जेक्ट तो सेम है बट आप उसे बार बार रिपीटेड ट्रायल पे क्या कर रहे हो, उसका मीन डिफरेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर भी है, एक बार देख लीजिए कि आपका बारंबार मापक अनोवा बारंबार प्रयोगों में उन्हीं व्यक्तियों पर माध्य भिन्नताओं की सार्थकता सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता को अनुमति देता है। ठीक है, बारंबार मापक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है जहां विषयों का मापन उपचार के पूर्व, दौरान तथा बाद में किया जाता है। भाई इसमें सब जगह किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑटोमेटिकली गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड अब आ जाता है आपका सबसे ज्यादा मोस्ट पार्ट, यानी कि आप लोगों के जो कहते हैं ना भाई फ्री वाले नंबर, समझ लो ये वही है, बट ये भी फ्री वाले नहीं है, आपको इन्हें भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये एक पैसेज है स्टूडेंट, आपका पैसेज है कोविड से रिलेटेड। अब इस पैसेज में आप लोगों को मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बता देती हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट की 2020, ठीक है ना, 2020, 2019, 148 कंट्रीज, ये ऐसे ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, कोई ईयर आ रहा है कहीं पे, कोई नंबर आ रहा है कहीं पे, कोई परसेंटेज आ रही है कहीं पे, है ना, इस तरह की चीजों को पहले हाईलाइट कर लिया करो अपने दिमाग में जब भी कोई पैसेज देखो, क्योंकि आपको पता है कि जो आंसर होता है ना वो ऐसी जगहों से बहुत ज्यादा हमारे निकलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6.7 मिलियन, तो ये सब हमें क्या देंगे स्टूडेंट, आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक बार दिखा पाऊँ कि पैसेज कुछ कुछ रिलेटेड है स्टूडेंट आपका कोविड से। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोविड है, चिल्ड्रन एडोलसेंस, है ना, कौन से सफर हुए हैं, कितने परसेंट हुए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं, इससे संबंधित स्टूडेंट आपका ये पैसेज है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, हम पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यद्यपि कोविड 19 से बच्चों और किशोर किशोरियों के पीड़ित होकर गंभीर बीमारी में मृत्यु की कम संभावना है, फिर भी देशव्यापी अनुक्रिया उपायों के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों से उनकी उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के प्रति एक गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हाईलाइट कर लो कि यद्यपि कोविड 19 से बच्चों और किशोर किशोरी के पीड़ित होकर गंभीर बीमारी में मृत्यु की कम संभावना है। ये पॉइंट आपका खुद में क्या बता रहा है कि भाई इन दोनों लोगों को संभावनाएं कम है बीमारी होने की। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, आपका क्या लिखा है यहाँ पर, विभिन्न देशों ने इस व्यवधानों के लिए सामान्य कारण बताए हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों एवं आपूर्तियों की कमी, सुविधाओं का बंद होना, सेवाओं के घटाए गए घंटे, परिवहन पर प्रतिबंध, अनेक परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों से देखभाल और खर्चों का निषेधन होना, संक्रमण के भय से अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पाने वाले परिवारों का कम होना और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए पहुंचने वाली कम गर्भवती महिलाएं सम्मिलित हैं। कोविड 19 के प्रभाव का पता करने वाले यूनिसेफ के सर्वेक्षण में पाया गया कि 2020 के अंत तक भी स्वास्थ्य पोषण सेवा में व्यापक व्यवधान बना रहा। इस सर्वेक्षण में 148 देशों को सम्मिलित किया गया। तो देखो ये एक लाइन, एक पॉइंट की लाइन हमें लग रही है जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई 148 देशों को क्या किया गया है स्टूडेंट, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, 10% की कमी आई है, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर 10% की अधिकता है, फिर कमी आई है। सो ऐसे ऐसे पॉइंट को आप लोगों को रीड कर लेना चाहिए। अब एक बार क्वेश्चन पे निगाह डाल लेते हैं। ग्रुप दैट इज लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम सीवियर डिसीज एंड डेथ फ्रॉम कोविड 19, क्या लिखा है स्टूडेंट, ये वह समूह जिसके कोविड 19 के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित और मृत्यु होने की संभावना कम है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई, अब देखो जरा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है पहली लाइन में, यद्यपि कोविड 19 से बच्चों और किशोर किशोरी के पीड़ित होकर गंभीर बीमारी में मृत्यु की कम संभावना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आप लोगों का, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट सीधा सीधा आप लोगों को क्या बता रहा है, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। क्वेश्चन में ही लिखा है, ऊपर आपके पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है, तो आपको यही पॉइंट्स पकड़ने हैं अपने दिमाग में और उनके बेसिस पे आंसर लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर चुनने का मौका आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर आपको एक लंबा सा पैसेज दिखेगा, यही सेम पैसेज है, एक ही पैसेज से क्वेश्चन है स्टूडेंट, पैसेज अलग अलग नहीं है बट आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन रीजन फॉर डिस्ट्रप्शन इन क्रिटिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इंक्लूड। आपको बताना है कि भाई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों के सामान्य कारणों में क्या सम्मिलित है। तो एक बार जरा पैराग्राफ को फिर से देखो, ऊपर क्या लिखा है स्टूडेंट, कि बच्चों और किशोर किशोरियों के पीड़ित होकर गंभीर बीमारी व मृत्यु की कम संभावना है, फिर भी देशव्यापी अनुक्रिया उपायों के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों की कर जीविका, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के प्रति एवं गंभीर खतरा उत्पन्न होना। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है संक्रमण के भय से अपने बच्चों। तो संक्रमण का भय यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, फियर ऑफ इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो आपको बहुत सिंपल है, आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, आंसर आपको खुद ब खुद क्या हो रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। तो बस यही फंडा समझ लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अप्लाई करना है। एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगेन आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेम इसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कंट्रीज दैट रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 10% कंपेयर टू द सेम टाइम इन 2019 इन कवरेज द मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो क्वेश्चन ये कहता है भाई कि उन देशों की लगभग संख्या जिन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 की उसी अवधि के तुलना में न्यूनतम 10% की कमी रिपोर्ट की है, आखिर आपके वो कितने देश हैं। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आपके वो कितने देश हैं स्टूडेंट जिन्होंने लगभग क्या किया है, उन देशों की लगभग संख्या आपको बतानी है जिन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य कवरेज में 2019 की अवधि की तुलना में 10% की कमी रिपोर्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, एंड आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कोविड 19 के प्रभाव का पता करने वाले यूनिसेफ के सर्वेक्षण में पाया गया कि 2020 के अंत तक भी स्वास्थ्य सेवा में व्यापक व्यवधान बना रहा। इस सर्वेक्षण में 148 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिससे 1/3 देशों में टीकाकरण सेवाएं, बाल संक्रामक रोगों एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में वर्ष 2019 की उसी अवधि की तुलना में 10% की कमी आई थी। ठीक है, लगभग 1/4 देशों ने विटामिन ए के भरण और बाल क्षय वेस्टिंग में 10% से ज्यादा गिरावट की रिपोर्ट दर्ज की है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, कैसे समझोगे, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कंट्रीज दैट रिपोर्टेड रिडक्शन एटलीस्ट 10% कंपेयर टू द सेम टाइम इन 2019। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, एंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का 50, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, टोटल थे 148, आपको बताना है 10% कंपेयर टू द सेम टाइम इन 2019। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 50। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रहा भाई, आप लोगों को फिर से पैराग्राफ पढ़ना है, सेम पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन ये कहता है विटामिन ए के भरण में 10% या अधिक की कमी को रिपोर्ट करने वाले देशों की लगभग संख्या आपकी कितनी थी। विटामिन ए के भरण में 10% या अधिक की कमी को रिपोर्ट करने वाले देशों की संख्या स्टूडेंट आखिर कितनी थी। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अब यहाँ पे विटामिन ए वाले देश ढूंढ लो, कहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो यहाँ वाली लाइन में मेंशन है लगभग 1/4 देशों ने विटामिन ए के भरण और बाल क्षय वेस्टिंग में 10% या ज्यादा की गिरावट वाली रिपोर्ट दर्ज की है। तो विटामिन ए यहाँ पे मेंशन है, 1/4 यहाँ लिखा है, टोटल कितने थे, 148 थे। तो आप क्या कर दोगे, 148 डिवाइड कर दोगे आप 4 से, और आपका आंसर क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, जब आप 4 से भाग कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा 37। ठीक है जी, 1/4 हो जाएगा आपका 37, एंड क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और आपको आंसर क्या है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। अब स्टूडेंट आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, एंड अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उन बच्चों की संख्या जिनकी 2020 के अंत तक एसएमएम का क्षय वेस्टिंग के अनुभव करने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, एसएएम और वेस्टिंग बाय द एंड ऑफ 2020 वॉज। आपको बताना है कि इनकी जो ये बच्चे हैं
ठीक है, उन बच्चों की संख्या जिनको 2020 के अंत तक आपका SAM या क्षय वेस्टिंग के अनुभव करने की अपेक्षा की गई है। वेस्टिंग एंड शंटिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो वेस्टिंग एंड शंटिंग आपको पता है ना, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट का कम होना, एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना। तो यही हम आपका इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन को समझिए, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, अतिरिक्त रूप से लगभग, अच्छे से पढ़ लीजिए, अतिरिक्त रूप से लगभग 6.7 मिलियन बच्चों के 2020 के अंत तक अत्यधिक प्रखर कुपोषण या क्षय वेस्टिंग का अनुभव किए जाने की अपेक्षा थी, जिससे उनकी मृत्यु व अन्य नकारात्मक स्वास्थ्य और विकास परिणामों में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे क्लियरली ये लाइन मेंशन है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 6.7 मिलियन, क्योंकि क्लियरली आपको सामने मेंशन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगेन आप लोगों के पास अब एक नया पैराग्राफ है, अब आपको इसको देखना है स्टूडेंट। ये पैराग्राफ आप अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट हाईलाइट करने हैं। एक तो आपका ये पैराग्राफ रूरल एरिया से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस पैराग्राफ में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यानी कि NRLM की बात की गई है, जो कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है और स्टूडेंट ये रूरल इनकम को बूस्ट करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, 0.5 ईयर यहाँ पे एक ये ईयर मेंशन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 28% को हाईलाइट कर लेते हैं, 20% को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ 15,000 को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे 6.6 को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे 72 मिलियन को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे 70 टू 80 को हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे 3 लाख को आपका हाईलाइट करेंगे एंड 2025 को हाईलाइट करेंगे। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हाईलाइट कर लेते हैं अपने माइंड में, जो छोटे छोटे मेन पॉइंट होते हैं उनको थोड़ा बिठा लेते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना ना सॉल्व काफी इजी हो जाता है और ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को ऐसा जो एक पैनी निगाह होती है ना, तो समझ लो उससे काम यहाँ पर लेना पड़ता है, पैसेज के लिए तो स्पेशली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, उपरोक्त गद्यांश में उल्लिखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्टर का अर्थ क्या है। ठीक है, कौन थे जो कि आपके एजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, अर्लियर एंड लेटर। ठीक है ना, उपरोक्त गद्यांश में उल्लेखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्टर का अर्थ है जो कि शिक्षित थी, निरक्षर थी, पहले सम्मिलित हुई थी एंड बाद में सम्मिलित हुई थी। अब चलो क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है भाई, आपको इन स्टार्टर वालों के बारे में बताना है कि ये स्टार्टर किसको मिला, जो आपके क्या थे स्टूडेंट, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पहले सम्मिलित हुए थे, या फिर स्टूडेंट वो बाद में सम्मिलित हुए थे। ऐसे लोगों का आपको क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार आंसर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, चलो अच्छे से देखो। लक्ष्मी की कहानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र के उन महिलाओं की सफलता की कहानियों में से एक है जिन्होंने अपने परिवार की नियति ही बदल दी। वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य रही। यह मिशन एक सरकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण आय में वृद्धि करता है। इस कार्यक्रम के साथ जल्दी जुड़ने वाली, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ लिया भाई, अब खुद देख लो, क्वेश्चन खुद में क्या बता रहा है, ये कार्यक्रम क्या कर रहा है स्टूडेंट, जल्दी जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाएं। देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो पेपर में कहीं अलग से आ गया हो। आप पेपर को पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए हैं, क्या पूछ रहे हैं। सो ज्वाइन अर्लियर, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन पैराग्राफ का क्वेश्चन है, अब ये सेकंड वाले पैराग्राफ से लिया गया है। हाउस होल्ड इनकम फॉर अर्ली अडॉप्टर्स इंक्रीज बाय, यानी कि पहले जुड़ने वालों की पारिवारिक आय में कितनी वृद्धि हुई थी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ध्यान से देख लीजिएगा कि जो लोग आपके क्या है स्टूडेंट, पहले जुड़े हैं, उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखना है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है स्टूडेंट, कि इस कार्यक्रम के साथ जल्दी जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्टर मिल गया तथा उनकी पारिवारिक आय में न्यूनतम 9% और बचत में 28% की वृद्धि हुई। ऋणों तथा अधिक आसान पहुंच से अनौपचारिक ऋणों में गिरावट आ गई। ठीक है, सो स्टूडेंट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है कि आय में स्टूडेंट कितनी वृद्धि हुई है, 9% की, और बचत में हुई है 28%। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट,
तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी कि 19%। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 19%। ठीक है, आपकी जो हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुई है फॉर अर्ली एडॉप्टर्स, वो कितनी हुई है स्टूडेंट, 19% की वृद्धि हुई। ठीक है, आइए चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने फिर से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से हम एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। है, एक सेकेंड स्टूडेंट, आप लोगों को क्लियरली शो कर देती हूँ आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में एसएसजी के कितने सदस्य हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि भारत में जो आपका एसएसजी है उसके टोटल आप लोगों के स्टूडेंट कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि एसएसजी कहाँ पे लिखा है ना। एसएसजी के बारे में आप जानते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्टूडेंट यहाँ पे बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, वर्तमान में भारत में 6.6 मिलियन एसएसजी हैं, जिनके 72 मिलियन आपके क्या है स्टूडेंट, सदस्य है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 72 मिलियन। ठीक है, यही अप्रोच आप लोगों को लगानी है कि क्वेश्चन एकदम से देखो और उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों का स्टूडेंट कहाँ से आने वाला है, इस पैराग्राफ से आने वाला है। Who have benefit the most from the program, जो आपका स्टूडेंट ये प्रोग्राम है आपका एनआर वाला, जो ये प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जो एक रूरल इनकम को इंक्रीज करने के लिए है, आपको बताना है इस प्रोग्राम के सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जिन्हें मिला है वो लोग कौन है। वुमेन हु वर इलिटरेट, ठीक है, वुमेन हु वर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप, एंड वुमेन हु हैव हैड सम इयर्स ऑफ एजुकेशन, एंड वुमेन हु रिसीव लोन ऑफ रुपीज 3 lakhs। यानी कि इस कार्यक्रम से किनको सर्वाधिक लाभ पहुंचा है, निरक्षर महिलाओं को, सीमांत सामाजिक समूह की महिलाओं को, कुछ वर्षों तक शिक्षा पाई हुई महिलाओं को, और 3 लाख रुपए तक का ऋण पाने वाली महिलाओं को। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को आंसर बताना है, और जल्दी से क्वेश्चन को देखिएगा, हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, देखो अच्छे से पढ़ लो। लक्ष्मी की कहानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं की सफलता की कहानियों में से एक है जिन्होंने अपने परिवार की नियति ही बदल दी। वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि एनआरएलएम के एक स्वयं सहायता समूह एसएचजी की सदस्य रही हैं। ओके, एसएचजी यहाँ पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, यह मिशन एक सरकारी कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण आय में वृद्धि करता है। इस कार्यक्रम के साथ जल्दी जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्टअप मिल गया, तथा उनकी पारिवारिक आय में न्यूनतम 9% और बचत में 28% की वृद्धि हुई। ऋणों तक अधिक आसान पहुंच से अनौपचारिक ऋणों में गिरावट आई, जैसे अनेक साहूकार ऋण पर 20% जितनी उच्च ब्याज दर की वसूली करते हैं। वित्तीय पहुंच के कारण ग्रामीण महिलाएं अपने पारिवारिक आय में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम हुई हैं, और इस कार्यक्रम में शिक्षित महिलाओं को अधिक राशि के ऋण पाने की सर्वाधिक क्या पहुंचा है, लाभ पहुंचा है। ठीक है, जिनकी स्कूली शिक्षा अधिक वर्षों तक रही हो। क्या मिल गया भाई आंसर आप लोगों को, क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया कि जिन्होंने कुछ वर्षों तक शिक्षा पाई हुई है स्टूडेंट, वही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। ऐसी महिला जिन्होंने चाहे थोड़ी ही पढ़ाई की हो, पर अगर उन्होंने कुछ ना कुछ स्टडी की है तो उन्हें इस कार्यक्रम का बेनिफिट जरूर मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आप लोगों के सामने है फिर से आप लोगों का क्वेश्चन। ये स्टूडेंट कहाँ से आया है भाई, ये भी आपका पैसेज का ही क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है कि 10 क्वेश्चन पैसेज, तो मतलब स्टूडेंट ये तो आपके लिए एक समझ लो धमाका है कि आपको ये नंबर इतने आसानी से गेन करने हैं ना, बट आपको करने अच्छे से पड़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइडिंग एम्फोसिस ऑन मोर ट्रेनिंग, more leadership opportunities travel, inclusion of most marginalized and generating livelihoods। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट के शोध में किस पर बल देने की बात कही गई है। अधिक प्रशिक्षण पर, नेतृत्व के अधिक अवसर पर, यात्रा के अवसर पर, सर्वाधिक सीमांत का समावेशन, आजीविका उपार्जित करना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगर आप इसके बारे में देखते हैं तो ट्रेनिंग पे बात की गई है स्टूडेंट कि भाई प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण देना है।
लोगों को लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करनी है कि नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करना है। और स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि कोई भी कम्युनिटी से संबंधित कार्यक्रम क्यों ना हो, कोई भी सामुदायिक डेवलपमेंट से संबंधित आपका कार्यक्रम क्यों ना हो स्टूडेंट, वहां पे ये मस्ट है कि लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो खुद से नेतृत्व कर सके, पार्टिसिपेशन को अपने भी बढ़ा सके और लोगों के पार्टिसिपेशन को स्टिमुलेट कर सके। ठीक है। एंड द अनदर वन इज आपका सर्वाधिक सीमांत का समावेशन। जो लोग मिनरलाइज्ड है ना, जो आपके एक दर पे आने वाले ऐसे लोग हैं जो एक लाइन पे आते हैं जिन्हें कोई इंक्लूड नहीं कर रहा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इंक्लूड करना। जो दलित हैं जिन्हें आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आजीविका उपार्जित करना। आप कोशिश कीजिए इनकम को जनरेट किया जा सके। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने जो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपना, ये आपका 2022 वाला जो यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर है, आपका पेपर तो 2 होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट वाला, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज हमने इसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं स्टूडेंट। एंड आई होप आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इनसे आप लोगों को एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन समझने में आपको मदद मिलेगी कि कम से कम आपने हर क्वेश्चन से एक दो कॉन्सेप्ट तो सीखे ही होंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी है, तो जल्दी से लाइक शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता अनदर वीडियो आपके किसी और ईयर के पेपर की हो और आप उसे मिस कर दें। तो ऐसा नहीं करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि जो और प्रीवियस ईयर पेपर है उनके भी इतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलती रहे, आप उनके आंसर्स को चेक करते रहें और इस बार का जो अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने का जो ड्रीम है उसे पूरा कर सके। तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो होम साइंस जंक्शन पे आना ही पड़ेगा। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। फिर से मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और हम फिर से करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।